क्योंकि समकालीन कविता के बहुत सारे वरिष्ठ कवियों पर अलग अलग लोगों द्वारा भाषण यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। और ये भी एक सुखद सूचना है। बंधुवर प्रभाकरन हेब्बारेलत जी ने मुझे बताया था कि अंत में सभी तमाम भाषणों के उपरांत इन भाषणों का पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाशन होगा। ये बहुत एक अच्छी उपलब्धि है विभाग के लिए, क्योंकि भाषण तो होते रहते हैं, हम सुनते हैं, सुनने के पश्चात हम भूल जाते हैं, लेकिन उसका लिखित रूप, उसका प्रकाशित रूप जब हमारे सामने आ जाए तो वो एक पीढ़ी नहीं है बल्कि अनेकों पीढ़ियों के लिए ये उपयोगी है, सामग्री उपयोगी होगी। और इस दिशा में भी विभाग दत्तचित्त है। इसलिए मैं पुनः विभाग के तमाम सदस्यों का साधुवाद देना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मुझे विषय दिया गया है अरुण कमल की कविता। अरुण कमल आप सब लोगों को मालूम ही है कि मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि समकालीन हिंदी कविता के वरिष्ठ कवियों में से एक है। इधर हाल ही में 18 जुलाई को एक और वरिष्ठ कवि जो 75 के हो गए, उनका नाम है राजेश जोशी। उन पर एक कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में। उस कार्यक्रम में मुझे बोलना पड़ा, उसमें अरुण कमल जी भी थे। तो मैं इसका जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि ये सभी इस तरह के कार्यक्रम विभाग के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा जब जब होते रहते हैं, उसके माध्यम से हम अपनी दृष्टि को, हम अपनी संवेदना को, हम अपनी चित्त दशा को बदल भी सकते हैं। पुनर्विचार का एक मौका हमें मिलता है। और ये पुनर्विचार सिर्फ कविता संबंधी नहीं है, बल्कि कविता के माध्यम से हम अपने समय का भी पुनर्विचार करते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि मेरे भाषण में अरुण कमल की जीवनी या उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का क्रमबद्ध विवरण, उनकी कवितेतर रचनाओं का भी क्रमबद्ध विवरण इत्यादि का कोई संकेत नहीं मिल सकता। मैं उसके बारे में कुछ कहने वाला भी नहीं हूँ। सभी विद्यार्थी, सभी शोधार्थी और मेरे माननीय अध्यापक बंधु सभी इसके लिए पर्याप्त सामग्री तमाम पुस्तकों में बिखरी पड़ी है। तो आप सुविधानुसार उन चीज़ों को देखें, तब आपको मालूम होगा कि कौन सा संकलन उनका पहला है, कौन सा संकलन अब तक उनका अंतिम है, और कवितेतर जो कौन कौन सी पुस्तकें उनकी मुख्य हैं किस। इसलिए मेरे भाषण में इस तरह की सूचनाएं आपको नहीं मिल सकती, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भाषण शुरू करने के पहले ही, जैसे कि मुझे ये दायित्व दिया गया है कि मैं इसका उद्घाटन करूं, तो क्यों ना हम सबसे पहले ही उद्घाटन का ही काम निपटा लें। तो इसीलिए मैं भाषण शुरू करने के पहले ही कोचिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस बृहद कार्यक्रम, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के उद्घाटन की विधिवत घोषणा करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। आइए हम अरुण कमल की कविता के व्योम में थोड़ा सा विचरण क्यों न करें। बंधुओं, 1970 के आसपास
अरुण कमल ने लिखना आरंभ किया था, मतलब करीब आधी शताब्दी तक की उनकी लंबी काव्य साधना रही है। जब अरुण कमल ने हिंदी कविता के क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय धूमिल की कविता का बहुत प्रभाव था, लेकिन वे अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। धूमिल जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, मुक्तिबोध के पश्चात धूमिल, तो धूमिल के रचना संसार से वे उस तरह से प्रभावित नहीं हुए। आपको मालूम ही है कि धूमिल की एक एक पंक्ति उनकी सूक्तिबद्धता के बावजूद ऐसे एक शर की तरह है, एक बाण की तरह है, हमें वो बहुत जल्द हम पर लग जाती है वो कविता। इसके बावजूद अरुण कमल उससे उस हद तक प्रभावित नहीं हुए। अपने लेखन के उस प्रारंभिक दौर के बारे में स्वयं अरुण कमल ने लिखा है, वो जरा देख लीजिए। 70 के आसपास जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये वो समय था जब हिंदी कविता पर सबसे अधिक प्रभाव धूमिल का था। मेरे जो अनुभव थे और जो मैं लिखना चाहता था वो उससे भिन्न था। ये नोट करने योग्य है, उससे भिन्न था। मैं वैसे नहीं लिखना चाहता था जैसे धूमिल और उनके साथी लिख रहे थे। इसलिए मैं उन कवियों की खोज में था जो धूमिल से अलग मुझे रास्ता दिखा सकते थे। तब जिन कवियों ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया उनमें नागार्जुन और त्रिलोचन थे। इन लोगों की कविता जीवन के सामान्य प्रसंगों के बारे में, छोटे छोटे ब्यौरों के बारे में बहुत आसान सुगम तरीके से होती थी और जीवन का बहुत बड़ा चाप इनकी कविताओं में मिलता था। ये जो उदाहरण है मैंने उनकी पुस्तक गोलमेज से लिया है, और आगे उन्होंने ये लिखा है कि नागार्जुन के माध्यम से ही, नागार्जुन ने एक छोटी सी पुस्तक निराला पर लिखी है, तो नागार्जुन के माध्यम से ही अरुण कमल ने निराला की कविता में प्रवेश किया था। ये भी क्योंकि ये सारी बातें जो हैं कि अरुण कमल की कविता की जो सखनता है, उनकी कविता की जो वैचारिकी है, उस वैचारिकी को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है। निराला के बारे में वे बताते हैं, लेकिन वस्तुतः वो निराला के बारे में नहीं, दरअसल कविता के बारे में बताते हैं। उनका कहना इस तरह है, ये भी उसी पुस्तक से है, गोलमेज से। मुझे लगता है निराला ने अपने समय की सबसे बड़ी आलोचना दी। यहाँ आलोचना शब्द का वो अर्थ नहीं है, क्रिटिक कहते हैं, क्रिटिक। निराला ने अपने समय की सबसे बड़ी आलोचना दी, एक क्रिटिक तैयार की। कविता को अगर सार्थक होना है, इसलिए मैंने कहा कि निराला का कथन है, निराला के बारे में अरुण कमल का भी कथन है, लेकिन वस्तुतः ये कविता के बारे में कथन है। अगर कविता को अगर सार्थक होना है, अगर जीवन में उसका कोई भी स्थान है, तो अंततः उसे जीवन का क्रिटिक होना ही होगा, अन्यथा उसका कोई उतना महत्व नहीं है। ये सीख वस्तुतः उन्हें निराला से मिली। निराला पर उनका एक लेख है, और निराला पर उन्होंने अन्य कुछ कविता और समय नाम से भी उनकी एक पुस्तक है, उसमें भी उन्होंने निराला पर लिखा। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने निराला के संबंध में उस पुस्तक में कही है। छायावादी कवियों में निराला बुनियादी तौर पर छायावादी कवि है। उन्हें अगर हम प्रगतिशील कवि भी कहें तो वो भी गलत नहीं है।
उन्हें हम कई रचनाओं के आधार पर समकालीन कवि भी घोषित कर सकते हैं, उस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये सुनाना चाहता हूँ कि उस किताब में निराला पर लिखते हुए एक बहुत ही अहम बात अरुण कमल ने ये कही है। उसका उदाहरण फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वो कहना याद है। छायावादी कवियों में जो दुख है और उनकी जो कविता है, अर्थात कविता में अभिव्यक्त दुख का भाव और कविता, इन दोनों के बीच में अगर महादेवी है या प्रसाद है या पंद है, उसमें एक फासला है। मतलब दुख का भाव भी है, कविता भी है। लेकिन जहां तक निराला की बात है, ये अरुण कमल का कहना है निराला के संबंध में, उनकी कविता में जो दुख का भाव है और कविता जो है, इन दोनों के बीच में एक निबिड़ता है। कई लोगों की भीड़ है उसमें, एक नहीं अनेक लोग इन दोनों के बीच में। दुख का भाव जो कि अभिव्यक्त होता है कविता में, तो उस भावाभिव्यक्ति और कविता के बीच में ये जो निबिड़ता है, उस पर उन्होंने विशेष रूप से बल देकर कहा है। इस पर हमें बल देना ही होगा। लेकिन यहाँ अरुण कमल की कविता पर हमें आगे उनके इस कथन को, जैसे अभी अभी मैंने ये जो कहा, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर कविता को सार्थक होना है, अगर जीवन में उसका कोई भी स्थान है, तो उसे क्या होना होगा? उसे जीवन का क्रिटिक होना ही होगा। अरुण कमल की बातों में से मैं दो चीजें आपके लिए पुनः अवतरित कर रहा हूं। इन्हीं बातों को मैं दोबारा कहना चाहता हूं। ये क्या है? मतलब सामान्य जीवन त्रिलोचन और नागार्जुन के संबंध में आप सब लोगों को मालूम है कि त्रिलोचन और नागार्जुन की सबसे बेहतरीन कविता सबसे सरल कविता है। सबसे बेहतरीन कविताएं सबसे सरल कविताएं हैं। मुझे अब भी याद है कि मलयालम के यशस्वी कवि श्री के अय्यप्पा पणिकर की जो परवर्ती कविताएं हैं, वो प्रारंभिक कविताओं की तुलना में बहुत ही सरल हुआ करती थी, और सरल कविताएं लिखना आसान नहीं है। एक विशेष भाव को सरल ढंग से कहना, और वो भी कविता में कहना, आसान नहीं है। इसलिए त्रिलोचन और नागार्जुन में जो सामान्य जो प्रसंग हैं, छोटे छोटे ब्योरों के बारे में वे जो कविता में जो बताते हैं, ये संकेत भर नहीं है। इसमें एक लघुतम जीवन की अभिव्यक्ति है। ये उन लोगों के बारे में वे बता रहे हैं। आप जरा एक उदाहरण से, एकमात्र उदाहरण से मैं आपको ये स्पष्ट कर सकता हूं। अकाल और उसके बाद शीर्षक नागार्जुन की छोटी सी कविता, जो अक्सर पाठ्य पुस्तकों में ये कविता स्थान ग्रहण करती है। बीए से लेकर एमए तक, एमफिल में, और नागार्जुन पर काम करने वाले इस कविता को अक्सर उद्धृत करते हैं। ये कविता या त्रिलोचन की एक थोड़ी सी लंबी कविता, चंपा काला अक्षर नहीं चिन्हती, एक निरक्षर लड़की चंपा, उस पर केंद्रित एक कविता है। या अन्य जितनी भी त्रिलोचन की कविताएं, ये क्यों सरल होती जा रही हैं, और उस सरलता के प्रति, उस सामान्यता के प्रति, उस साधारणता के प्रति ही अरुण कमल प्रभावित हुए थे, ये उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है। यहां तक कि उन्होंने जब रहीम पर लिखा, जब उन्होंने तुलसी पर लिखा, तो इसी बात को उन्होंने दोहराया भी है। दूसरी जो बात है वो निराला पर है। कविता को जीवन का क्रिटिक होना ही होगा। ये थोड़ी सी गंभीर हो, ये सामान्य बात नहीं है।
इन दोनों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं अरुण कमल जीवन धर्मिता के कवि हैं। जीवन धर्मिता भी आपको लग सकता है कि एक मामूली सा शब्द है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो मामूली शब्द नहीं है, क्योंकि जीवन धर्मिता से मेरा तात्पर्य यही है कि उसमें जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार की लालसा फूट फूट कर भरी हुई है। उसको, उस लालसा को, या जैसे कि उस पूरे परिवेश को, जीवन की जो समग्रता का जो परिवेश है, जो मुख्य है, लेकिन हमारी त्रासदी ये है, हमारे तथाकथित विकास कार्यक्रमों ने जीवन के इस पक्ष को अनदेखा किया है। लेकिन कवि ही, चाहे वो नागार्जुन हो या त्रिलोचन हो, निराला, उसके पहले निराला हो, इधर राजेश जोशी या अरुण कमल, इन तमाम कवियों ने जीवन की इस समग्रता को, उसके लघुतम पक्ष को प्रश्रय दिया है और उसे केंद्र में, जो हाशिए पर था उसे केंद्र में लाने का कार्य किया है। और हाशिए पर स्थित उस जीवन को केंद्र में लाने का जो कार्य किया है, एक तरह से हम मैथिली शरण गुप्त की भी बात याद कर सकते हैं। जब टैगोर ने एक निबंध लिखा काव्य उपेक्षिता नायिका, इसमें भी यही बात है। काव्यों में उपेक्षित एक नायिका है, विशेष रूप से मतलब रामकथा पर आधारित काव्यों में, उसमें कहीं भी उर्मिला का उल्लेख नहीं है। तो उर्मिला एक पात्र ही नहीं है, बल्कि उर्मिला एक स्त्री है। उर्मिला एक स्त्री है, और उस स्त्री को सचमुच उपेक्षित करने का कार्य आगे के कवियों ने किया। ये एक लेख है, कविता नहीं है, लेकिन इस एक निबंध में जो टैगोर ने विचार व्यक्त किया है, उसके आधार पर एक पूरा काव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। खैर, वो काव्य उस समय के नवजागरण कालीन परिदृश्य के आधार पर लिखित काव्य है, लेकिन फिर भी उर्मिला उस काव्य में उभर कर आ रही है, एक उपेक्षित, एक हाशीकृत स्त्री। उसी तरह मैथिली शरण गुप्त का दूसरा खंड काव्य यशोधरा, उसकी एक पंक्ति अब भी मुझे याद है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ये बताते हैं, गोपा बिन गौतम स्वीकार्य नहीं। ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत पुरानी पंक्ति है, नवजागरण कालीन काव्य की पंक्ति है। गोपा माने कि यशोधरा, यशोधरा के बिना मुझे गौतम बुद्ध स्वीकार्य नहीं। गौतम से वो बुद्ध बन गए हो या ज्ञानी बन गए हो, मेरे लिए वो मुख्य नहीं है। वो मेरे लिए मुख्य वही है, गौतम के साथ गोपा पीता है। तो ये एक तरह से उपेक्षित समाज के प्रति कवियों की एक विशेष प्रकार की आग्रह भरी जो दृष्टि है, वो पहले से भी है। यहाँ भी हम यही देखते हैं कि इस तरह जीवन धर्मिता माने कि जीवन का कोई मतलब एक सीमित दृष्टिकोण पर हम विचार नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन इतना विस्तृत है, उसका यथार्थ इतना अभाव में है। उस अभाव में यथार्थ को पकड़ना है और उसको समझना है, तो सचमुच हमें जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। और उसे पकड़ने के लिए, उसे प्रस्तुत करने के लिए, उसको यथावत शब्द देने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। तो एक विशेष प्रकार की साधना में रत होने के पश्चात अरुण कमल ने जो वैचारिकी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत की है, उसके आधार पर ही मैं ये बता रहा हूँ अरुण कमल जीवन धर्मिता के कवि। यूं ही मतलब हम जीवन धर्मिता को एक सरल शब्द के रूप में ना लें, उसका अपना एक इतिहास है, उसकी अपनी एक संस्कृति है,
इसलिए जब हम उनकी कविता का एक संस्कृत पाठ प्रस्तुत करेंगे, कल्चरल स्टडी प्रस्तुत करेंगे, तब जाके हम ये पहचान पाएंगे कि अरुण कमल की कविता की गहराई कितनी है। यहाँ मैं उनकी कुछ कविताएं, क्योंकि मैं सीधे इस तरह जैसे कि इधर उधर अगल बगल की बातें करने से ज़्यादा फायदा नहीं। एक सेकंड, मैं सीधे कविता में प्रवेश करना चाहूँगा। उनकी एक कविता है, छोटी सी कविता है, जो उनकी प्रतिनिधि कविताएं में संकलित है। पूंजी शीर्षक से कविता का शीर्षक है पूंजी। इसमें कुल 6 पंक्तियां हैं। मैं धीरे से पढ़ूंगा, आप समझ पाएंगे। न पहाड़ों के गीत थे मेरे पास, न पहाड़ों के गीत थे मेरे पास, न घाटियों दर्रों के, न सागर नदियों के गीत थे, न नाविक मछुआरों के। मैं तो मैदानों खेतों का रहनवार, मैं तो मैदानों खेतों का रहनवार, थोड़े से बोल थे बगीचे बधारों के। एक अद्भुत रचना है। मेरे पास बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास ऐसी वैसी चीज़ें भी नहीं हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण घोषित कर सकें। मैं तो मैदानों खेतों का रहनवार। कविता की शुरुआत में हम देखते हैं, न पहाड़ों के गीत थे मेरे पास, न घाटियों दर्रों के, फिर सागर नदियों के गीत थे, न नाविक मछुआरों के। नीचे उतर कर आते हैं, तब भी वे अपने। तो ये कविता जो है कि एक तरह से अरुण कमल अपने बारे में नहीं बता रहे। इस कविता का आस्वादन जब आपको करना है, या मैं जिस तरह से इस कविता का आस्वादन करा, मैं तो यही बता सकता हूँ। आप किस तरह से आस्वादन करेंगे ये आपकी अपनी बस की बात है। मैं अपने आस्वादन की बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अरुण कमल अपनी साधारणता, अपनी सरलता का बखान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी सरलता की तरफ ये तरफदारी, सरलता की तरफ उनका ये झुकाव एक विस्तृत समाज को संबोधित करने के लिए है, एक विस्तृत समाज को संबोधित करने के लिए है, और जिसको वे संबोधित कर रहे हैं। मैं तो मैदानों खेतों का रहनवार, मामूली लोगों का। एक बार से प्रेमचंद ने भी अपने जीवन, क्योंकि वो अपने जीवन के बारे में बता रहे थे। मेरा जीवन ऊबड़ खाबड़ जमीन की तरह नहीं है, बल्कि वो समतल जमीन की तरह। लेकिन वहाँ सीधे वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम प्रेमचंद को वहाँ उपस्थित कर सकते हैं। यहाँ हम एक कविता में हम पूरी तरह से कवि को उस तरह स्थापित करके नहीं बता रहे हैं कि कवि अपने बारे में बता रहे हैं, कवि अपने बारे में ही परोक्षतः बता रहे हैं, लेकिन मुख्यतः जो है कि वो उस विस्तृत समाज को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो विस्तृत समाज कविता में नहीं है। इसलिए सूक्तियों से, बहुत ही लक्ष्यभेदी बाणों से युक्त कविताएं लिखने वाले धूमिल से भिन्न एक रास्ता अपनाते हुए एक बृहत्तर परिवेश को, एक बृहत्तर परिदृश्य को उन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। और एक दूसरी जो कविता है वो भी एक अद्भुत कविता है मेरी दृष्टि में, वो है जाना है। मैंने जाना है, कविता का शीर्षक है जाना है। पहले भी देखा था ये फल, पहले भी देखा था ये फल, सूंघा था, चखा था बहुत बार बचपन से ही। बचपन में हम लोग अगर फल गिरे हुए मिले तो ले लेते हैं, फूल छाड़ कर उसे खा लेते हैं, मेरा अपना अनुभव। या गिलहरियों या तोतों द्वारा चखे हुए फलों को भी थोड़ा बहुत साफ करके हम लोग खा लेते हैं। उस ज़माने में वायरस की परेशानी नहीं थी, इसीलिए हम लोग सब कुछ खा सकते थे। ये एक पुरानी स्मृति है।
बचपन में ये सब कुछ मैंने देखा भी है, सूंघा भी है, चखा भी है। सिर्फ देखना नहीं है, चख भी लिया था। पर आज पहली बार जब देखा, पहली बार देखो, एक नया अनुभव है डाल पर पकते इस फल को। पर आज पहली बार जब देखा है डाल पर पकते इस फल को, तभी जाना है असली रंग स्वाद गंध इस छोटे से फल के, धरती आकाश तक फैले संबंध। यहां जरा देख लीजिएगा, इसमें जो तभी जाना है असली रंग, क्योंकि उस फल का, जैसे कि फल जब पक जाता है लाल रंग का हो जाता है, असली रंग, और उसका स्वाद बढ़ जाता है, मीठा हो जाता है, उसका मीठापन या उसकी मिठास और उसकी गंध भी। तभी जाना, क्योंकि इस फल को मैंने पहली बार यहाँ, बचपन की या पुराने जमाने की स्मृतियां अपनी जगह हैं, लेकिन इस बार जब मैंने पहली बार इसको देखा, तब जाना असली रंग स्वाद गंध इस छोटे से फल के, धरती आकाश तक फैले संबंध। यही मुख्य पंक्ति है। ये एक मामूली फल ही नहीं है, इसमें सिर्फ स्वाद ही नहीं है, इसमें सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि इसमें गंध भी नहीं है, बल्कि ये तीनों जो हैं, इन तीनों के समन्वय के माध्यम से पुनः अरुण कमल एक विस्तृत, जैसे कि धरती और आकाश के बीच के उस परिदृश्य को, उस आबो हवा को, उस पूरे वातावरण को अपनी कविता में ले रहे हैं। इस वातावरण में, इस परिदृश्य में क्या कुछ नहीं है, सिर्फ फल ही नहीं है। फल की गंध के साथ, फल के स्वाद के साथ, उसके रंग के साथ एक पूरा लोक समाया हुआ है, एक पूरा लोक समाया हुआ है। उसी लोक के अनुसरण में ही बचपन में कवि ने इसका अनुभव किया था। अब पहली बार जाना कि इसमें और भी अनेकानेक अनुभव अपनी अनन्यता के साथ, अनेकानेक जीवन संदर्भ अपने अनूठेपन के साथ, लेकिन पूरी सरलता के साथ इसमें हम देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति कविता की, धरती आकाश तक फैले संबंध, इस फल का जो संबंध है सिर्फ डाल तक या पेड़ तक नहीं है, बल्कि इस फल का जो संबंध है धरती से आकाश तक फैले इसके विपुल संबंध को, उसकी निरंतरता को या उसके वैभव को हम देख पाते हैं। तो एक मामूली सी कविता जो सरल सी दिखाई देती है अरुण कमल की, उसमें जीवन का जो यथार्थ है या लोक का जो यथार्थ है, और वो लोक का यथार्थ ही वास्तव में हमारा अपना यथार्थ है, जिसको कतई हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसके गंध को कभी भी हमें मतलब बिना सूंघे छोड़ देना चाहिए, उसके रंग को अनदेखा करके छोड़ना नहीं चाहिए, उसके स्वाद को चखे बिना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसी से बने हैं, हम उस मिट्टी से बने हुए, जिस मिट्टी से हम बने हुए हैं, उस मिट्टी को छोड़कर या उसको तज कर हम कैसे इसका आस्वादन कर पाएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि अरुण कमल जीवन धर्मिता की कवि है। एक और कविता जो कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ में किसी छात्रा या किसी शोध छात्रा ने कार्यक्रम का परिचय देते हुए अरुण कमल पर भी थोड़ा बहुत उसने कुछ कहा था, तो उस समय धार शीर्षक कविता में से उद्धरण दिया था। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ये उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ये जो कविता है इसमें आप पूरी कविता मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये भी छोटी सी कविता है लेकिन आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी कविताओं में से एक है।
इसे हमें एक नए सिरे से, एक नई दृष्टि से इसके घनत्व पर विचार करना पड़ता है। ये मामूली सी कविता नहीं है, बल्कि जब मैंने ये कविता पढ़ी तो मुझे एक दूसरी कविता याद आ गई। वो शमशेर बहादुर सिंह की पीली शाम नामक कविता है। पीली शाम, वो कविता भले ही एक व्यक्तिगत दुख को केंद्र में रखकर लिखी हुई कविता है, पीली शाम, बावजूद इसके वो व्यक्तिगत दुख तक अपने को नियंत्रित करके, सीमित करके प्रस्तुत हुई कविता भी नहीं है। जब आप उस शमशेर की उस कविता को पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा यहाँ भी इसी तरह की, इसलिए मैंने कहा इस कविता का घनत्व अपरिमेय है। ये भी एक, लेकिन ये उतनी सरल कविता भी नहीं है। तीसरी ये जो कविता मैं आपके लिए उद्धृत कर रहा हूँ, इसमें अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। इसको मैं इस तरह से देखना पसंद करूंगा, इसमें अनुभव का अति विस्तार हम देख पाते हैं। अनुभव की सटीकता का भी बोध हमें होता है। अनुभव का एक बहुत ही खुरदरा यथार्थ हमें इस कविता में से प्राप्त होता है, और अनुभव की पारदर्शिता, ये सब उन लोगों का है, सबसे लिया है कहते समय एक तरह की पारस्परिकता, जीवन के साथ कवि के अनुभवों की जो पारस्परिकता है, और उस पारस्परिकता में से कविता जिस तरह से अंदर ही अंदर विकसित होती हैं, जैसे बंधुवर प्रभाकरण हेब्बार जी ने भी बताया था अपने स्वागत भाषण में कि कविता के भीतर एक निर्माण की प्रवृत्ति है। ये सही है। कविता का एक एक शब्द, कविता की एक एक पंक्ति, कविता का एक एक पदबंध जो है कि प्रत्येक वाचन के अवसर पर हमें एक नया अनुभव देता है। एक पंक्ति है, अपना क्या है इस जीवन में, बहुत ही सरल लगने वाली पंक्ति, सब तो लिया उधार, ये सब मेरी नहीं बल्कि, ये भी सरल है, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। तो धार चढ़ाने का काम ही मैंने किया है, बाकी सब उन लोगों का है। ये उन लोगों का, ये कौन, ये क्या है? इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव का एक अति विस्तार इस कविता में से प्राप्त होता है। जीवन विस्तार को कविता में समेटना मामूली काम नहीं है। बहुत ही समर्थ कवि ही जीवन विस्तार को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ कविता में समेट पाता है। इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कविता जो है कि ये एक कंप्लीट पोएम है, एक कंप्लीट पोइट्री है, और इसमें आप चाहें तो बहुत कुछ इसमें गुंफित करा सकते हैं। आप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं, कई दृष्टियों से आप इसको अनुभव कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि ये मामूली सी जो कविता है जो उनकी है, इसके बारे में बताते समय उन्होंने अपने एक निबंध संकलन में, अरुण कमल ने अपने एक निबंध संकलन में, ये जो गोलमेजी है उसमें उन्होंने पैब्लो नेरूदा के संबंध में एक छोटा सा लेख लिखा है। एक छोटा सा लेख कवि नेरूदा नाम से, कवि नेरूदा नाम से, और उन्होंने क्षमा भी मांगी है क्योंकि मूल भाषा में उनकी कविताएं पढ़कर, उनकी टिप्पणियां पढ़कर मैं ये निबंध नहीं लिख रहा हूं, इसलिए एक तरह से निबंध पूर्ण नहीं है।
ये उनकी विनम्रता है, सच है, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से अक्सर हम विश्व कवियों की रचनाएं हम अनुवाद के माध्यम से ही पढ़ते हैं। हम टैगोर के बारे में बताते हैं, बंगला तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी हम टैगोर को पढ़ते हैं अंग्रेजी में या अन्य भारतीय भाषाओं में। खैर, तो कवि नेरूदा में उन्होंने नेरूदा को उद्धृत किया है। नेरूदा का एक विचार है, वो यूं है, मैंने किताब पढ़कर कविता लिखना नहीं सीखा। मैंने किताब पढ़कर कविता लिखना नहीं सीखा। मैंने अक्सर कहा है कि सबसे अच्छा कवि वो है। मैंने अक्सर कहा है कि सबसे अच्छा कवि वो है जो रोज हमारी रोटी बनाता है। एक अद्भुत कथन है, जो रोटी बनाता है वो सबसे अच्छा कवि है। अगर कवि भी इस साधारण बात को समझकर काम करें तो कविता भी एक बृहद कार्य का हिस्सा बन जाएगी। इसीलिए कोई भी काम हम इत्मीनान से करते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं, और उसमें एक तरह की जीवन धर्मिता के कण बिखरे पड़े हो, तो वो भी मुख्य है। चाहे वो रोटी बनाने का काम हो, यहाँ तक कि गंदी नाली साफ करने का काम हो, या जैसे इस तरह जैसे कि खेतों में जैसे मिट्टी में काम करने वाले किसान का काम क्या कम महत्वपूर्ण है। मैंने अपने बचपन में उन किसानों को देखा है पूरी तरह से कीचड़ में, कीचड़ का एक पुतला जैसा दिखता है, लेकिन उस काम को वे जिस इत्मीनान से करते हैं, जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ करते हैं, तो उसमें भी कविताई देखने का काम ही इस विश्व कवि ने, पैब्लो नेरूदा ने किया है। ये मैं अरुण कमल ने ही इसको उद्धृत किया है, लेकिन मैं उनके इस कथन को, क्योंकि रोटी बनाने का काम भी कविता है, यहाँ से मैं अरुण कमल की कविता दृष्टि और अरुण कमल का कवि व्यक्तित्व और उनकी कविता में निहित वैचारिक, इन तीनों को एक साथ ले चलना चाहता हूँ। कुछ कविताओं के बहाने मुझे मालूम नहीं है, अभी तो 5 बजने को है, लेकिन मैंने शायद शुरू किया था कि 4:20-25 पर, क्योंकि अरुण कमल की इतनी सारी कविताएं हैं। मैं आपको एक अग्रिम बात सूचित करना चाहूँगा, ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं है, एक तरह से एक प्रचार है, प्रचार तो नहीं है, लेकिन मेरी एक पुस्तक आ रही है अरुण कमल पर। अरुण कमल की 100 कविताओं पर उस पुस्तक में टिप्पणियां, अलग अलग टिप्पणियां हैं। जब ये पुस्तक आ जाएगी तो विभाग के सदस्यों, माननीय सदस्यों को मैं सूचित करूंगा। इसलिए अरुण कमल की कविता में मैं करीब 1 साल तक मैं उस पर काम करता रहा, और एक एक कविता को कम से कम दर्जनों बार मैं पढ़ता रहा, फिर अपने बलबूते पर मैं गोता लगाता रहा। उसके बाद ही एक कविता पर मैं 2 पृष्ठ, 2.5 पृष्ठ, कभी कभी 3 पृष्ठ, उससे ज्यादा मैं लिख नहीं पाया। इसका तात्पर्य यही है, मेरे इस कहने का भी तात्पर्य यही है कि एक तो संख्या में बहुत हैं उनकी कविताएं, और उनमें से 100 कविताएं छांटना मुश्किल काम है। लेकिन मेरी दृष्टि में जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी लगी, बहुत सारी कविताएं, ये सारी इन तमाम कविताओं पर उसमें टिप्पणियां हैं, धार पर, पूंजी पर, या जाना है, या इच्छा, इस तरह बहुत सारी कविताएं जो हैं कि इन पर टिप्पणियां हैं। लेकिन मैं एक और बार आपको अभी ये बताना चाहता हूं कि सरल कविता पर टिप्पणियां लिखना आसान नहीं है। अंधेरे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, क्योंकि वो सरल नहीं है।
कविता के बाहर से, कविता के अंदर से और लंबी कविता होने से कविता वस्तु से भी काफी कुछ हम ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ शब्दों की मितव्ययता का अद्भुत कार्य अरुण कमल ने जो किया है, बहुत कम शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। इसी को हम भाषा का मित कथन कहते हैं, या भाषा की मितव्ययता जो कहते हैं। इसलिए उसमें से हमें ढूंढना पड़ रहा है। यहाँ मैं सिर्फ नेरुदा को इसीलिए उद्धृत किया था कि इनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिन्हें चाहे तो हम प्रगतिशील कविता की श्रेणी में भी, लेकिन प्रगतिशील शब्द जो है, जो कि प्रगतिवाद के पश्चात एक जनरल शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ था हिंदी में, लेकिन प्रयोगशील शब्द अरुण कमल की कविता के लिए उतना ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि प्रगतिशीलता का एक सतही भाव ही उनकी कविता में नहीं मिल रहा है। जब जब वे जीवन पर अलग अलग व्यक्तियों के आधार पर, अलग अलग व्यक्तियों के जीवन के आधार पर यथार्थ को समेटते हैं, तो वो प्रगतिशीलता का एक सतही स्तर ही हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मेरी इच्छा ये नहीं है कि ये प्रगतिशीलता की श्रेणी में आने वाली कविताएं हैं। एक जो कविता है, सूर्य ग्रहण पर उन्होंने 3 कविताएं लिखी। कई वर्ष पहले एक समाचार आया कि सूर्य, चंद्रमा और धरती ये एक ही पंक्ति में आ जाती है, और इससे जो है कि अंतरिक्ष में एक विशेष प्रकार की बात खड़ी हो सकती है। और उस समय सूर्य, उसके ग्रहण भी होगा, और उसके बाद जैसे कि सूर्य जब प्रकट होगा, उसकी किरणों को हमें अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। समाचार अखबारों में छप चुका था, अगर आपको देखना है सूर्य को तो काला चश्मा पहनिए, अन्यथा आपकी जो देखने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। तो हमने ये देखने का कार्य नहीं किया, क्योंकि इधर उधर से भी उसके बाद समाचार आए, कुछ लोगों की आंखें जो हैं खराब हो गई। इस पर उनकी 3 कविताएं, सूर्य ग्रहण, क्योंकि एक विशेष प्रकार का सूर्य, मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार का सूर्य ग्रहण है। लेकिन उस पर लिखते हुए उन्होंने कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया कि कुछ सरफिरों ने, कुछ पागल लोगों ने उस दृश्य को देखा, क्योंकि छोटे छोटे दृश्यों को देखने से बेहतर है इस सौंदर्य के इस प्रकाश पुंज को देखा जाए, सौंदर्य के इस प्रकाश पुंज को देखा जाए। लेकिन हमारे बहुसंख्यक लोगों ने, हमारी समाजिकी ने, यानी कि हम स्वयं जो हैं कि हमने अपने को सुरक्षित रखा। मैं उस मध्य वर्ग का व्यक्ति हूं जिसने अपने को सुरक्षित रखा, अपने परिवार के सदस्यों को भी मैंने सुरक्षित रखा। देखना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने एक कवच धारण किया, और उस कवच के होने से हमने सूर्य को नहीं देखा, सूर्य की किरणें हमारी आंखों पर नहीं पड़ी और हम बच गए। लेकिन कविता में अरुण कमल बताते हैं कि कुछ सिरफिरों ने, कुछ पागल लोगों ने उस दृश्य को देखा। उनकी राय ये थी कि छोटे छोटे दृश्यों को देखने से बेहतर है क्यों ना इस प्रकाश पुंज को देखा जाए, इस वैभव को देखा जाए। जीवन में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है। ये कविता सूर्य ग्रहण संबंधी कविता नहीं है, या इसके विज्ञान संबंधी कविता भी नहीं है, विज्ञान के आधार संबंधी कविता भी नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति से संबंधित कविता है। हम अपने आप को लगातार सुरक्षित रखते हैं, हम अपने आप को लगातार कवचित रखते हैं, हम जवाबदेही से कतराते हैं। ये जो हमारी विकृत मानसिकता है,
एक तरह से हमारी विकलांगता है ये, क्योंकि हमें बचना है, दूसरे भाड़ में जाएं, हमें सुरक्षित होना है, दूसरे चाहे नरक में जाएं, हमें अपनी आंखों को बचाना है, दूसरों की आंखें फट जाएं। ये अपने को कवचित रखते हुए हमारी सामाजिकी में, हमारी नागरिक बोध में, हमारे सिविक सेंस में ये जो दृष्टि है, इसको नए सिरे से देखना चाहिए। और इसका मतलब यही है, इस तरह हम अपने को कवचित रखते हुए हम कई प्रश्नों से कतराते जाते हैं, असली प्रश्नों से हम मुंह मोड़ लेते हैं, असली प्रश्नों को हम संबोधित नहीं कर पा रहे हैं और संबोधित कर भी नहीं रहे। कुछ सरफिरे ही हर युग में, हर जमाने में इस तरह के सवालों का सामना किया है। एक उदाहरण से मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम के उस जमाने में कितनों ने बलिदान किया था? बहुत कम लोगों ने किया था। हजारों हो सकते हैं, लेकिन ये करोड़ों में से है। बाकी सबों ने उस समय की व्यवस्था, उस समय की सत्ता की तरफदारी करते हुए, अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए, अपने को कवचित रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन उस समय भी कुछ सिरफिरों ने जिस तरह से सूर्य ग्रहण को इस कविता में देखने का कार्य किया, ये कविता जो उसकी विषय वस्तु है, उसकी विषय वस्तु उसकी तमाम सरलताओं को पार कर जाती है। एक अलग कविता मैं आपके लिए ये बता सकता हूं कि फिर से और उम्मीद, ये दो ऐसी कविताएं हैं। अरुण कमल पटना में रहते हैं। पटना के आसपास जो गंगा का जो दृश्य है, मैंने नज़दीक से देखा है। और आज कल के अखबार में भी मैंने देखा कि गंगा में जो बाढ़ आई है, बहुत जल प्रवाह का ऐसा अभाव रूप देखने को मिला। तो इसमें गंगा के तट पर, उसके किनारे झोंपड़ियां बनाकर जीने वाले लोगों के संबंध में है, जीने वाले लोगों के संबंध में है। और जब बाढ़ आती है तो कहीं न कहीं जाते हैं, उससे बच निकलते हैं। बाढ़ के उतरने के पश्चात फिर से वे यहाँ लौट आते हैं। और उसी तरह उम्मीद शीर्षक कविता में भी इसी दृश्य को उन्होंने दूसरे ढंग से दर्शाया है कि बाढ़ के समय भी उन लोगों की उम्मीद बंधी हुई है कि बाढ़ का जल नीचे उतर जाएगा, तब हम अपने दियारे में पहुंच पाएंगे और हम अपने जीवन को दोबारा बसा पाएंगे। ये जो फिर से जीवन को बनाए रखने की अदम्य इच्छा, जिसे जिजीविषा कह सकते हैं, उम्मीद लेकर ही लोग जीते हैं। ये कौन? यहाँ विचारनी ये है कि इस तरह के नदियों में या यहाँ तक कि समंदर में भी सुनामी के समय जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ, वे लोग नहीं हैं जो बहुत ही आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान उनका नहीं हुआ। और हर साल इस तरह, जैसे कि उन्हें मालूम ही है, यहाँ भी जैसे केरल के तटीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों का किस्सा अगर आप सुनेंगे या उन घटनाओं को आप देखेंगे तब आपको मालूम होगा। लेकिन फिर भी उम्मीद बंधी हुई है। फिर से हम जैसे बहुत ही मध्यवर्गीय व्यक्ति ये पूछ सकते हैं कि फिर क्यों वहां जा रहे हैं, लेकिन कविता है फिर से। हम पूछेंगे फिर क्यों जा रहे हैं, कविता है फिर से जा रहे हैं। और उम्मीद, हमारी उम्मीद तो एकदम जैसे कि उस दृश्य को देखते हुए या उन अनुभवों से गुजरते हुए हमारी उम्मीद तो ऐसी की वैसी हो जाती है। लेकिन उनकी उम्मीद बंधी हुई है, वो मिटती नहीं है, वो मिटती नहीं है।
बल्कि वो उम्मीद बनी हुई है और वो भरोसा करते हैं कि जीवन दोबारा हम जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। ये दो कविताएं एकदम मामूली लोगों पर लिखी हुई कविता है, मामूली जीवन पर लिखी हुई। इसी को मैंने सामान्य, सरल, हाशिकृत जीवन वगैरह कहा था। उन लोगों पर लिखी हुई कविता है। एक जो कविता है उनकी दर्जिन नाम से, दर्जिन नाम से, दर्जिन माने कि ये जो कपड़ा सीने वाला जो आदमी है वो दर्जी है, दर्जिन माने की महिला है। एक महिला एक बड़े घर की मालिकिन के पास आकर अर्ज करती है कि उसका शौहर नहीं रहेगा, उसका पति मर गया है, 2 बच्चे हैं, उनका भरण पोषण उसे करना ही है, लेकिन शौकिया उसने सीख लिया था, मतलब सीने का काम उसने सीख लिया था, कपड़ा बनाने का काम उसने सीख लिया था। वैसे शौकिया ही उसने सीख लिया था अपने पति से, लेकिन पति के गुजर जाने के पश्चात जो है कि ये एक बहुत ही सुविधाजनक बात हो गई, मैं उसी से गुजारा कर लेती हूँ। आप जितना भी कम दे दें, मेरी ऐसी कोई मांग नहीं है, आप जितना भी कम दे दें, मैं समय पर ठीक ठाक ढंग से कपड़े सीकर मैं आपको दे सकती हूँ। एक महिला की दीनता का नहीं है। मैंने जब इस कविता को बार बार पढ़ा, इसमें दीनता का चित्र नहीं है, इसमें एक महिला, एक स्त्री के स्वत्व का चित्रण है। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती, वो भीख नहीं मांग रही है। मेरे शौहर नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा कोई काम नहीं है, आप कुछ ना कुछ तो दीजिए। ये दीनता है। ये भीख मांगने की जो प्रवृत्ति है, इसमें दीनता है और इसमें स्वत्व का अंश नहीं है। यहाँ ये स्त्री जो है पूरी तरह से पूर्ण है, भले ही उसका पति नहीं है, उसका जीवन अधूरा है, बावजूद इसके वो अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा के साथ खड़ी होकर ही वो मांग रही है। और उसकी ऐसी कोई मांग नहीं मुझे इतना चाहिए, एक चोली बनाने के लिए इतना पैसा है, एक जैसे कि ये लहंगा बनाने के लिए इतना पैसा है, या दूसरे किस्म का बच्चों का कपड़ा सीने के लिए इतना, ऐसी कोई मांग नहीं। आप जितना कम दे दे, लेकिन मुझे काम दीजिएगा। काम, पैसा नहीं है, वो काम मांग रही है। काम मांगने वाली और काम के बल पर जीने की इच्छा रखने वाली एक दर्जन से संबंधित एक कविता। ऐसी कविताएं कम है हिंदी में। और इसी तरह से कि एक दूसरी कविता मैंने उनकी पढ़ी, वो है डेली पैसेंजर। वो मुझे बहुत स्पर्श करने वाली कविता प्रतीत हुई। डेली पैसेंजर, अंग्रेजी शब्द है डेली पैसेंजर। रोज पैसेंजर गाड़ी में यात्रा करने वाली एक स्त्री का वर्णन है। वो जो स्त्री है, अरुण कमल उस कविता को प्रस्तुत कर रहा है, कवि भी उसमें एक प्रस्तुता पात्र है। शाम को, जैसे कि सांझ हो चुकी थी, रोशनी कम थी, उस समय एक बहुत ही छोटे से स्टेशन से वो गाड़ी पर चढ़कर, बैठने की जगह नहीं है, वो खड़ी होती रही। वो इधर उधर देख रही थी, कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाए बैठने के लिए, क्योंकि वो इतनी थकी हुई थी। उसकी थकावट का वर्णन अरुण कमल ने किया है और उसके चेहरे मोहरे का वर्णन उन्होंने किया है। तब जैसे कि थोड़ी सी जगह उस प्रस्तुता पात्र ने थोड़ी सी जगह बनाई और उसे जगह दे ही रहा था, तुरंत वो बैठ गई, क्योंकि वो इतनी थक चुकी थी। और बैठते ही वो ऊँघने लगी और उस आदमी के कंधे पर सिर रखकर वो सोने भी लगी। ये दृश्य है। तो इसमें एक कामगर महिला जो सुबह से लेकर काम करके अपना घर लौट रही है, तब तक वो इतनी थक चुकी है। इसके विस्तार में जाने का वो कौन सा काम है, कहाँ काम कर रही हैं, कितनी तनख्वाह पा रही हैं, कितनी कठिनाइयों को झेल रही हैं,
और कितनी मुसीबतों का सामना करके वो अपना गुजारा कर रहे, इन सब का ब्यौरा उस कविता में नहीं है। बस फोकस में ये स्त्री है और उसकी थकावट है, और जब थोड़ी सी जगह मिल जाती है, ये वो नहीं देखती है कि मर्द के कंधे पर सिर रखकर वो ऊँघने लगी है। यही एक जीवन की मजबूरी है। इस जीवन की मजबूरी की एक पंक्ति के माध्यम से हम उस औरत के पूरे इतिहास की खोजबीन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसका इतिहास उतना मनोरम तो नहीं है, उसका जीवन इतना सुखद तो नहीं है, उसका दृष्टिकोण या उसका जो व्यक्तित्व जो है उतना सुखमय भी नहीं है। और ये स्त्री कविता में डेली पैसेंजर की स्त्री जो है वस्तुतः एक औसत व्यक्ति का प्रतीक है, कड़ी मेहनत करने वाले लोगों का प्रतीक है, और उसके माध्यम से एक डेली पैसेंजर के रूप में प्रस्तुत इस पात्र के माध्यम से सिर्फ एक औरत के ही नहीं है, बल्कि तमाम औरतों इस तरह काम करने वाली और तमाम मर्दों इस तरह काम करने वाले, कई प्रकार की कठिनाइयों मुसीबतों का सामना करने वालों का इतिहास उन्होंने रचा है, इतिहास उन्होंने रचा है। और वो कविता आपको बहुत पसंद आ सकती है, उसको एक बार पढ़कर देख लीजिएगा। और भी एक कविता है, खुशबू रचते हाथ। खुशबू रचते हाथ कविता उन महिलाओं के संबंध में है जो अगरबत्तियां बनाती हैं, लेकिन जिस परिवेश में वे लोग जी रहे हैं, जिस गंदी गली में और जिस गंदे वातावरण में वो लोग जी रहे हैं, लेकिन उन्हीं के हाथों से, उनके हाथों से ही हमें अगरबत्तियां मिलती हैं। केवड़ा, खस इत्यादि सुगंधों से युक्त अगरबत्तियां हमें मिलती हैं। तो खुशबू रचते हाथ का इतिहास ही उन्होंने उस कविता में प्रस्तुत किया है। खुशबू रचते हाथ का वर्णन ही उन्होंने किया है, लेकिन वो वर्णन नहीं है। मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा। उस खुशबू रचते हाथ की 4 पंक्तियां हैं। उभरी नसों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, खिसे नाखून वाले हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जग से फटे हुए हाथ। इन्हीं हाथों के माध्यम से दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। ये हाथ हैं, जग से फटे हुए हैं, गंदे हैं, खिसे नाखून वाले हैं और जैसे उभरी नसों वाले हैं, क्योंकि इसमें क्रीम लगाने के लिए उनके पास सुविधा नहीं है, नाखून को खूबसूरत बनाने का तरीका उन्हें आता नहीं है। वो एक दूसरा तबका है, प्रत्येक अंग प्रत्यंग को खूबसूरत बनाते हुए उसे शोकेसिंग करने वाला एक दूसरा तबका है। उस दूसरे तबके के बारे में हम क्यों विचार करें? ये कविता कम से कम इन गंदे हाथों से ही तो खुशबू भरी चीजें बन रही हैं। तो इसीलिए एक तरफ जैसे कि जीवन निर्धार का इतना खुरदरा पक्ष हमें मिल जाता है, उन खुरदरे पक्षों के माध्यम से अरुण कमल हमारे इतिहास का पुनर्पाठ कर रहे हैं और अरुण कमल हमारी संस्कृति का भी पुनर्पाठ कर रहे हैं। जैसे अरुण कमल की दूसरी किस्म की कविताएं हैं, वो खबरों पर केंद्रित कविताएं हैं। अलग अलग खबरों पर केंद्रित कविताएं उन्होंने लिखी है। खबर का मतलब है कि कहीं जैसे कि कहीं कोई जैसे कि बिहार में जो जातीय दंगा हो जो हुआ था, जातीय दंगा जो हुआ था, उस दंगे पर उन्होंने कविता लिखी है।
आप सोचते होंगे कि आसान है, ऐसी एक त्रासद घटना घटी, उस त्रासद घटना पर एक कविता लिखी, ऐसा नहीं। उस घटना को, उस खबर को शायद अरुण कमल ने भी वो घटना देखी नहीं होगी, पटना में ही ये घटना हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि अरुण कमल ने वो घटना देखी या उसका सामना की, लेकिन उन्हें दूसरे दिन उस घटना की खबर मिली। उस खबर के आधार पर, उनकी बहुत सारी कविताएं इस तरह की खबरों के आधार पर, वहां हम ये देख सकते हैं कि कविता में खबर के रूप में नहीं, बल्कि वो कविता में तब्दील हो जाती है। कविता में तब्दील होने की जो एक विशेष प्रकार की क्षमता वे रखते हैं, वो इस तरह है। कविता का शीर्षक है युद्ध क्षेत्र। कविता का शीर्षक है युद्ध क्षेत्र, और उस कविता में वे ये बताते हैं कि कई लोग मारे गए लोगों की गिनती ही सरकार की दृष्टि में मुख्य है। इसलिए अरुण कमल बच्चों को संबोधित करके बताते हैं, क्योंकि बच्चे ही तो गिनती, सबसे पहले गणित में गिनती सीखते हैं, गणित में गिनती सीखते हैं, और इसलिए बच्चों को संबोधित करके कविता में वे कहते हैं, गिनो गिनती सीखो बच्चों गिनो, पोस्टमार्टम हाउस से निकली कितनी लाशें। गिनो गिनती सीखो बच्चों गिनो, पोस्टमार्टम हाउस से निकली कितनी लाशें। 1, 2, 9, 10, कितनी लाशें। तुम गिनते रहो और इस बहाने तुम गिनती सीखो। और गिनती का एक दूसरा रूप भी वो इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। शायद इस कविता की ये पंक्तियां आज के इस कार्यक्रम के पोस्टर में मैंने देखा। मारे गए 10 जन, मारे गए 10 जन, यदुवंशी थे, क्षत्रिय थे, नहीं मालूम, मारे गए 10 जन। जरा देख लीजिएगा, ये प्रश्नवाची पंक्तियां हैं। मारे गए 10 जन, यदुवंशी थे, यादव लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, या और अन्य किसी जाति के। तो वहां मुख्य कौन सा है, किस किस जाति के लोगों की मृत्यु हो गई। और इसके पहले की पंक्तियों में गिनो, लगातार गिनते रहो बच्चों, तुम्हें गिनती आसानी से आ सकती है। तो 1, 2, 9, 10, 11, 12, 20, 25 इस तरह से गिनती आगे बढ़ सकती है। तो इसे गिनतियों में, आंकड़ों में, जैसे कि मनुष्य मात्र की मृत्यु को गिनतियों में, आंकड़ों में परिवर्तित करने की हमारी जो विकृत जो दृष्टि है, हमारी नागरिकता की जो विकृत दृष्टि है, उसको वे इस कविता में, खबर में ये बातें हैं, खबर में भी इसी तरह की बातें हैं। यहाँ तक कि आजकल कोरोना की महामारी के दौर में भी हमारी सरकारें इस तरह की बातों में मशगूल हैं। खैर, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि खबरों को कविता में परिवर्तित करके कविता को उसकी अंतरंगता तक ले चलते हुए वे हमारी संस्कृति पर ही सवालिया निशान डालते हैं और वो सवाल करते हैं। लेकिन कविता में भी सवाल नहीं है। लेकिन अंततः मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि इतनी सारी कविताएं उनकी हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं इन कुछ कम कविताओं पर ही तो विचार कर सकता हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं आपको ये बता सकता हूँ सौंदर्य नाम से एक कविता है। सौंदर्य, ये सौंदर्य की एक नई परिभाषा है। संघर्ष को उन्होंने सौंदर्य से जोड़ा है। यहाँ संघर्ष पेड़ों का संघर्ष है। जैसे जब बहुत तेज बारिश होती है, तूफानी हवा आती है, तब
पेड़ इस तरह से झुलस जाते हैं। वो दृश्य हम देख, अब भी पानी बरस रहा है, तेज पानी बरस रहा है। अब आप बाहर जाके देखें, अगर बाहर हवा है तो पेड़ों का इस तरह से झुलसते हुए देख सकते हैं, झुलसते हुए देख सकते हैं। इसलिए उस दृश्य को आधार बनाकर उन्होंने कविता लिखी। सड़क के दोनों तरफ खूब लंबे पेड़, सड़क के दोनों तरफ खूब लंबे पेड़, ऊपर उठकर मिलते हुए ललाट से सटाते ललाट, छान रहे सूर्य किरण। ये छतनार शाखाओं का उलझना है। जैसे ही आएगी आंधी या बारिश, दौड़ेंगे राहगीर, ये हम लोग। जैसे ही आएगी आंधी या बारिश, दौड़ेंगे राहगीर। ठंडियां धुनते दौड़ेंगे रिक्शे, दौड़ेगा हाथ में हाथ बांध सारा परिवार। देखते देखते सूनी पड़ जाएगी ये राख। ये भी उसी तरह है, हम अपने आप को कवचित रखते हैं। तूफानी बारिश के आने पर, तेज हवा के आने पर, तेज बारिश के होने पर हम उससे बचकर निकलते हैं। रिक्शे कहीं चले जाते हैं, हाथ में हाथ बांधकर सारा परिवार अंदर ही अंदर बैठ जाता है और देखते देखते सूनी पड़ जाएगी वो रात, पूरी रात सूनी। पछाड़ खा रहे हैं अंधड़ में पेड़, लेकिन उसके स्थान पर हम उस दृश्य को देख पाते हैं। पछाड़ खा रहे हैं अंधड़ में पेड़, ललाट से ललाट टकराते मध रहे हैं बादलों से भरा आकाश। गरजता है गगन और बिजलियों को देख में सोखने को उद्यत। बिजलियों को देख में, क्योंकि बिजली का दृश्य देखते ही हम घबरा जाते, लेकिन यहाँ ये पेड़ है। बिजलियों को देख में सोखने को उद्यत, गरजते हैं धरती की ओर से ये वृक्ष। ये वृक्ष, ये पंक्ति मुख्य है, गरजते हैं धरती की ओर से ये वृक्ष। तो धरती को बचाने के लिए, धरती माने कि उन लोगों को जो इस बारिश में भीग कर या बारिश में तबाही का अनुभव कर सकते हैं, तो उनके लिए गरजते हैं धरती की ओर से वृक्ष। ठहरेगा कौन इस राह पर आज, ठहरेगा कौन इस राह पर आज, देखेगा कौन इस संघर्षरत वृक्षों का दुर्दर्श सौंदर्य। ये जो दुर्दर्श सौंदर्य जो है इन वृक्षों का, तो मैंने जैसे पहले कहा, सौंदर्य को उन्होंने संघर्ष के साथ, दुर्दर्श संघर्ष के साथ जोड़ दिया है। सौंदर्य वो शालीनता ही नहीं है, सौंदर्य वो मृदु भाव भी नहीं है, या सौंदर्य बाहरी सौंदर्य नहीं है, बल्कि सौंदर्य माने कि संघर्ष करने की वो चेतना है जिसे उन्होंने पेड़ों के, वृक्षों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और ये वृक्ष धरती की ओर से ये संघर्ष कर रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि धरती की ओर से। जब ये संघर्ष, तभी संघर्ष का भी महत्व बढ़ता है, अपने लिए नहीं है। जैसे कि तूफानी बारिश में घर की ओर भागना भी एक तरह से संघर्ष है, अपने को बचाना। लेकिन इस संघर्ष में वो आत्मदान नहीं है, उस संघर्ष में वो आत्मविस्तार नहीं है, उस संघर्ष में वो बलिदान नहीं है। ये जो वृक्ष जो है गरजते हैं धरती की ओर से, उनका दुर्दर्श संघर्ष जो है उसमें एक सौंदर्य है। इसलिए सौंदर्य को हमें नए सिरे से परिभाषित करना ही होगा। प्रेमचंद ने 1936 में हमें अपने, उन्होंने मेयार शब्द का प्रयोग किया है। सौंदर्य के प्रतिमानों को, मेयार के प्रतिमानों को हमें बदलना होगा। प्रेमचंद का ये कथन इसीलिए महत्वपूर्ण है, इस सौंदर्य संबंधी, विशेष रूप से साहित्य में, कला में इत्यादि में सौंदर्य संबंधी जो परिकल्पना थी, उसको बदलने के बाद ही हम साहित्य को बदल पाएंगे। क्योंकि जीवन यथार्थ अब पहला जैसा नहीं है, या जीवन यथार्थ को समेटने की जो वृत्ति है साहित्य की, वो बदल चुकी है। वो भाषण, लखनऊ का भाषण आप जरा कहीं उलट पलट कर देख लीजिएगा,
36वें प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद ने जो कहा उसकी मुझे याद आ रही है इस कविता को पढ़ते हुए। तो सौंदर्य माने कि वो बाहरी मामूली सौंदर्य नहीं है या बाहरी शालीनता नहीं है। एक इसीलिए हम कविता में उन कुछ चरित्रों को देखते हैं, प्रमिथि, भगीरथ जैसे पात्रों को क्यों, जैसे या सुकरात जैसे पात्रों और व्यक्तियों को हम क्यों देखते हैं और पसंद करते हैं। सुकरात की कथा अगर आप देखेंगे, उन्हें जहर पिलाया गया था लेकिन उन्होंने उसको पी लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है मैं ऐसा नहीं कहूँगा। और उसी तरह यवन पुराण में जो प्रमिथि नामक जो पात्र है, जिस पर हिंदी में भी कविताएं धर्मवीर भारती की प्रमिथि गाथा जैसी कविताएं हैं, मलयालम में भी बहुत सारी कविताएं हैं, या इधर उधर प्रमिथि का संकेत हमें मिलता है। तो प्रमिथि एक पात्र नहीं है बल्कि एक मानसिकता है, एक संघर्ष की मानसिकता है। उस संघर्ष की मानसिकता में हम दरअसल सौंदर्य का आभास प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात ये बताना चाहूँगा कि इसके बावजूद अरुण कमल की जो कविता है, एक छोटी सी कविता आपको प्रस्तुत करके मैं विराम लेना चाहूँगा, काफ़ी समय हो गया है। कविता का शीर्षक है इच्छा। मैं जब उठूं तो भादों हो, भादों का महीना हो, पूरा चंद्रमा उगा हो ताड़ के फल सा, गंगा भरी हो धरती के बराबर, खेत धान से धधाए और हवा में तीज त्योहार की गमक, इतना भरा हो संसार कि जब मैं उठूं तो चींटी भर की जगह भी खाली ना हो। मैं ये निबिड़ता देखना चाहता हूँ, ये भरा पूरापन मैं अनुभव करना चाहता हूँ, कहीं भी खालीपन अनुभव नहीं करना चाहता। खालीपन जो है एक तरह से त्रासदी है, बल्कि इच्छा जो है कि इस तरह की एक दूसरे ढंग की कविता मुक्तिबोध ने भी लिखी है। कब हमारे गांव सुधर जाएंगे, कब हमारे लोग ठीक हो जाएंगे, इस भाव को व्यंजित करने वाली उनकी एक अप्रकाशित कविता है जो दोनों संगलों में नहीं है। तो इसीलिए यहाँ भी इच्छा ये है कि जब मैं उठूं तो भादों का महीना हो, सब कहीं जैसे कि उत्सव धर्मिता का भाव हो और उसकी गमक हो और उसकी चमक हो, और ये सब वो देखना चाहते हैं। ये क्यों? एक कवि की उम्मीद है, जैसे कि एक उम्मीद, जैसे कि गंगा जैसी नदी के तट पर रहने वाले लोगों की उम्मीद भी एक उम्मीद है। यहाँ एक कवि की उम्मीद भी उम्मीद है, इस संघर्ष की के बाद की उम्मीद है। संघर्ष को सौंदर्य से जोड़कर देखते हैं और सौंदर्य को वे प्रतिपादित करते हैं, और उनकी दृष्टि में वही सौंदर्य है जहाँ संघर्ष है। अरुण कमल की कविता संघर्ष की भी, जीवन धर्मिता की कविता मैंने कहा वो संघर्ष धर्मिता की भी कविता है, और एकदम भाषीकृत लोगों के संघर्ष धर्मिता की कविता है। लेकिन उनकी एक इच्छा भी है, इन सबसे अलग, इन सबसे दूर, और कहीं भी खालीपन ना हो, एक चींटी भर की जगह भी खाली ना हो, सब कहीं एक निबिड़ता, एक भरा पूरापन वे अनुभव करना चाहते हैं। ये कवि की इच्छा है, एक कवि की इच्छा है, और ये इच्छा अपनी जगह जायज़ है, अपनी जगह सार्थक है। इन कुछ शब्दों से मेरे बिखरे हुए विचारों को जिस तरह से मैंने आपके सम्मुख रखा, और कितने लोगों ने सुना, इस वेबिनार की सुविधा या असुविधा ये है कि इतने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने इसको गुना, ये हमें मालूम नहीं होता है। चाहे जो भी हो, यहाँ दिखाई तो दे रहा है कि 32 लोगों ने सुना। खैर, तो 32 लोगों ने कम से कम मुझे सुना, गुना। आप सब लोगों को, विशेष रूप से हिंदी विभाग के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए मैं विराम लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।